टेक्सटाइल डिज़ाइनर मीता रोज़ की तरह उस दिन भी शाम को अकेली अपने फ्लैट में लौटी, परंतु वह रोज़ जैसी नहीं थी। दोपहर भोजन के बाद से ही उसके भीतर एक कश्मकश, एक उथल पुथल, एक अजीब सा द्वंद्व चल पड़ा था और उस द्वंद्व ने उसका पीछा अब तक नहीं छोड़ा था। सुलभा ने दीपिका के बारे में अचानक यह घोषणा कर दी थी कि उसके माँ बाप को बिना किसी परिश्रम और दान दहेज की शर्त के दीपिका के लिए अच्छा खासा चार्टर्ड अकाउंटेंट वर मिल गया है। दीपिका के तो मज़े ही मज़े हैं। 10,000 रुपये वह कमाएगा और 4-5 हज़ार दीपिका। 15,000 की आमदनी दिल्ली में पति पत्नी के ऐशो आराम के लिए बहुत है। दीपिका के बारे में सुलभा की इस घोषणा ने अचानक ही मीता को अपनी बढ़ती उम्र के प्रति सचेत कर दिया। सबके साथ वह हंसी बोली तो ज़रूर, परंतु वह स्वाभाविक हंसी और चहक अचानक ही गायब हो गई और उसके भीतर एक कश्मकश सी जारी हो गई। जब तक मीता इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की डिग्री ले रही थी, माता पिता उसकी शादी को लेकर बहुत परेशान थे। लेकिन जब वह दिल्ली की इस फैशन डिज़ाइनिंग कंपनी में 4,000 रुपये की नौकरी पा गई और अकेली मज़े से यहाँ एक छोटा सा फ्लैट लेकर रहने लगी, तब से वे लोग भी कुछ निश्चिंत हो गए थे। मीता जानती है उसके माता पिता बहुत दकियानूसी नहीं है। अगर वह किसी उपयुक्त लड़के का स्वयं चुनाव कर लेगी तो वे उनके बीच बाधा बनकर नहीं खड़े होंगे, परंतु यही तो उसके सामने सबसे बड़ा संकट था। नौकरी करते हुए उसे यह तीसरा साल था और उसके साथ की कितनी ही लड़कियां शादी कर चुकी थी। वे अब अपने पतियों के साथ मज़े कर रही थी या शहर छोड़कर उनके साथ चली गई थी। एक मीता ही थी जो अब तक इस पेशोपेश में थी कि क्या करे, किसे चुने, किसे न चुने। ऐसा नहीं था कि कहीं गुड़ रखा हो और चींटों को उसकी महक न लगे और वे उसकी तरफ लपके नहीं। अपने इस ख्याल पर मीता बस ही मुस्कुरा देती थी। हालांकि आज उसका मुस्कुराने का कतई मन नहीं हो रहा था। राखाल बाबू प्राय रोज़ ही उसे कंपनी बस से रास्ते में लौटते हुए मिलते हैं, एकदम शालीन, सभ्य, श्रेष्ठ, सतर्क, मीता की परवाह करने वाले, उसकी तकलीफ़ों के प्रति एक प्रकार से जिम्मेदारी अनुभव करने वाले, बुद्धिजीवी किस्म के, कम बोलने वाले, ज़्यादा सुनने गुनगुनाने वाले, समाज की हर गतिविधि पर पैनी नज़र, आंखों पर मोटे लेंस का चश्मा, गंभीर सा चेहरा, ऊंचा ललाट, कुछ कम होते जा रहे बाल, सदैव सफ़ेद कमीज और सफ़ेद पैंट ही पहनने वाले, जेब में लगा कीमती कलम, हाथ में पोर्टफोलियो के साथ दबे कुछ अखबार, पत्रिकाएं, किताबें। जब तक मीता आकर उनकी सीट के पास खड़ी न हो जाती, वे बेचैन से बाहर की ओर ताकते रहते हैं। जैसे ही वह खड़ी आकर हो जाती है, वे एक ओर को खिसक कर उसके बैठने लायक जगह हमेशा बना देते हैं। वह बैठती है और नरम सी मुस्कुराहट उसके अधरों पर उभर आती है। ऐसा नहीं है कि वे हमेशा असामान्य सी बातें करते हैं, परंतु मीता ने पाया है कि वे अक्सर सामान्य लोगों की तरह लपटतापूर्ण न व्यवहार करते हैं, न बातें। उनके हर व्यवहार में एक गरिमा रहती है, एक श्रेष्ठता और सलीका रहता है, एक प्रकार की बहुत सी बारीक नफासत। कहो, आज का दिन कैसा बीता? वे बिना उसकी ओर देखे पूछ लेते हैं और वह बिना उनकी ओर देखे जवाब दे देती है। रोज़ जैसा ही, कुछ खास नहीं। मीता, कैसी अजीब होती है यह ज़िंदगी। इसमें जब तक रोज़ कुछ नया ना हो, जाने क्यों लगता ही नहीं कि आज हम जिए हैं। और क्यों? वे उत्तर के लिए मीता के चेहरे की रग रग पर अपनी पैनी नज़रों से टटोलने लगते हैं। जानती हो, मैंने अखबारों से जुड़ी ज़िंदगी क्यों चुनी? महज इसी नएपन के लिए। हर जगह बासीपन है, सिवा अखबारों के। यहाँ रोज़ नई घटनाएं, नए हादसे, नई समस्या, नए लोग, नई बातें, नए विचार। हर वक्त एक हलचल, एक उठापटक, एक संशय संदेह भरा वातावरण। हर वक्त षड्यंत्र, सत्ता का संघर्ष, अपने आप को बनाए रखने और टिकाए रखने की
जी तोड़ कोशिशें, मित्रों के घात प्रतिघात, आघात और आस्तीनों के सांपों का हर वक्त फुकराना। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती मीता, जिंदगी में यहाँ कितना रोमांच, कितनी नवीनता, कितनी अनिश्चितता होती है। लेकिन आपके धीर गंभीर स्वभाव से आपका यह कैरियर कतई मेल नहीं खाता। कहाँ आप चीज़ों पर विभिन्न कोणों से गंभीरता से सोचने वाले, और कहाँ अखबारों में सिर्फ घटनाएं और घटनाएं, इनके अलावा कुछ नहीं। आपको उन घटनाओं में एक प्रकार की विचार शून्यता महसूस नहीं होती। आपको नहीं लगता कि जो कुछ तेज़ी से घट रहा है वे बिना किसी सोच के, बिना किसी प्रयोजन के बेकार और बेमतलब घटता चला जा रहा है। यही मैं तुमसे भिन्न सोचता हूँ मीता। आजकल की पत्र पत्रिकाओं में तुम क्या देख रही हो? एक प्रकार की विचार शून्यता। मैं इन घटनाओं के पीछे व्याप्त कारणों को तलाशता हूँ, इसलिए मेरी मांग है और मैं अपनी जगह बनाने में सफल हुआ हूँ। मेरे लिए कोई घटना महज घटना नहीं है, उसके पीछे कुछ उपयुक्त कारण हैं। उन कारणों की तलाश में ही मुझे बहुत देर तक सोचते रहना पड़ता है। तुम आश्चर्य करोगी, कभी कभी चीज़ों के ऐसे अनछुए और नए पहलू उभर कर सामने आते हैं कि मैं भी और मेरे पाठक भी एवं मेरे संपादक भी सब चकित रह जाते हैं। आखिर क्यों क्यों होता है ऐसा? इसका मतलब है हम घटनाओं की भीड़ से इतने आतंकित रहते हैं, इतनी हड़बड़ी और जल्दबाजी में रहते हैं कि इनके पीछे के मूल कारणों को अनदेखा अनसोचा कर जाते हैं, जबकि ज़रूरत उन्हें भी देखने और उन पर भी सोचने की होती है। राखाल बाबू किसी भी घटना के पक्ष में सोच लेते हैं और विपक्ष में भी। वे आरक्षण के जितने पक्ष में विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, उससे ज़्यादा उसके विपक्ष में भी सोच लेते थे। गजरोला के कॉन्वेंट स्कूल की ननों के साथ घंटी बलात्कार और लूट की घटना को उन्होंने महज घटना नहीं माना। उसके पीछे सभ्यता और संस्कृति से संपन्न वर्ग के खिलाफ उजड़ वहशी और बर्बर लोगों का वह आदिम व्यवहार जिम्मेदार माना, जो आज भी आदमी को जानवर बनाए हुए है। मीता राखाल बाबू से नित्य मिलती और प्राय नित्य ही उनके लिए नए विचारों से प्रभावित होती, और वह सोचती रह जाती, यह आदमी चलता फिरता विचारपुंज है। इसके साथ जिंदगी जीना कितना स्तरीय, कितना श्रेष्ठ और कितना अच्छा होगा, कितना अर्थपूर्ण जीवन होगा इस आदमी के साथ। वह महीनों से राखाल बाबू की कल्पनाओं में खोई हुई है। कितना अलग होगा उसका पति सामान्य सहेलियों के साधारण पतियों की तुलना में। एक सोचने समझने वाला चिंतक, श्रेष्ठ पुरुष, जिसे सिर्फ खाने पीने, मौज करने और बिस्तर पर औरत को पा लेने भर से ही मतलब नहीं होगा, जिसकी जिंदगी का कुछ और भी अर्थ होगा। लेकिन दूसरे क्षण ही मीता को अपनी कंपनी के निर्यात प्रबंधक विजय अच्छे लगने लगते हैं। गोरा रंग, आकर्षक व्यक्ति, करीने से रखी गई दाढ़ी, चमकदार तेज आंखें, हर वक्त आगे और आगे ही बढ़ते जाने का हौसला, व्यापार की प्रगति के लिए दिन रात चिंतित, कंपनी के मालिक के बेहद चहेते और विश्वास पात्र, खुला हुआ हाथ, खूब कमाना खूब खर्चना, जेब में हर वक्त नोटों की गड्डियाँ और उन्हें हथियाने के लिए हर वक्त मंडराने वाली लड़कियाँ, जिनमें एक वह खुद। मीता, चलो आज 12 से 3 वाला शो देखते हैं। क्यों साहब, फिल्म में कोई नई बात है? मीता के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरती है। जानती है, विजय जैसा व्यस्त व्यक्ति फिल्म देखने व्यर्थ नहीं जाएगा, और लड़कियों के साथ वक्त काटना उसकी आदत नहीं। और क्या समझती हो, मैं बेकार में 3 घंटे खराब करूँगा? उसमें एक फ्रेंच लड़की है, क्या अनोखी पोशाक पहन रखी है, देखोगी तो चल पड़ोगी। मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें कुछ और नया प्रभाव पैदा कर उसे डिज़ाइन करो। देखना, यह एक बहुत बड़ी सफलता होगी। कितना फ़र्क है राखाल बाबू में और विजय में। एक ज़िंदगी के हर पहलू पर सोचने विचारने वाला बुद्धिजीवी और एक अलग किस्म का आदमी, जिसके साथ जीवन जीने का मतलब ही कुछ और होगा। नए से नए फैशन का दीवाना, नई से नई पोशाकों की कल्पना करने वाला,
हर वक्त पैसे से खेलने वाला, एक बेहद आकर्षक और निरंतर आगे बढ़ते चले जाने वाला नौजवान, जिसे पीछे मुड़कर देखना गवारा नहीं, जिसे एक पल ठहर कर सोचने की फुर्सत नहीं। तीसरा राकेश है, राजनीति विज्ञान का विद्वान, पड़ोस की चंद्रा का भाई। अक्सर जब यहाँ आता तो होते हैं उनके साथ उसके ढेर सारे सपने, तमाम तमन्नाएं। अभी भी उसके चेहरे पर एक राखाल बाबू वाली गंभीरता है, न विजय वाली व्यवस्था, बस आंखों में तैरते बादलों से सपने हैं, कल्पनाशील चेहरा एकदम मासूम सा। अब क्या इरादा है राकेश? एक दिन उसने यूं ही हंसी में पूछ लिया था। इजाज़त दो तो कुछ प्रकट करूं। वह सकुचाया, इजाज़त है। वह कॉफ़ी बनाकर लाई थी। अपने इरादे हमेशा नेक और स्पष्ट रहे हैं मिताजी, राकेश ने कॉफ़ी पीते हुए कहा। पहला इरादा तो IAS हो जाना है और वह होकर रहूँगा। इस बार यह अगली बार दूसरा इरादा आप जैसी लड़की से शादी कर लेने का है। राकेश एकदम ऐसे कह देता, इसकी मीता को कतई उम्मीद नहीं थी। एक क्षण को वह हचकचा ही गई, पर दूसरे क्षण ही संभल गई। पहले इरादे में तो पूरे उतर जाओगे राकेश, लेकिन दूसरे इरादे में तुम कच्चे लगते हो। जब IAS हो जाओगे और कोरा चेक दिए लड़की वाले जब तुम्हें तलाशते डोलेंगे तो देखने लगोगे कि किस चेक पर कितनी रकम भरी जा सकती है। तब यह 4000 रुपये कमाने वाली मीता तुम्हें याद नहीं रहेगी। आजमा लेना। राकेश कह उठा, पहले अपने प्रथम इरादे में पूरा हो लो, तब बात करूँगा आपसे। अभी से ख्याली पुलाव पकाने में क्या फ़ायदा। एक दिन दिल्ली में आरक्षण विरोध को लेकर छात्राओं का उग्र प्रदर्शन चल रहा था और बसों का आना जाना रुक गया। बस स्टॉप पर बेहताशा भीड़ देखकर मीता सकुचाई, पर दूसरे ही क्षण उसे अपनी ओर आते हुए राखाल बाबू दिखाई दिए। आ गए आप? चलिए पैदल चलते हैं कुछ दूर, फिर कहीं बैठकर कॉफ़ी पिएंगे, तब चलेंगे। एक अच्छे रेस्तरां में कोने की एक मेज़ पर जा बैठे दोनों। जीवन में क्या महत्वपूर्ण है राखाल बाबू? उसने अचानक कॉफ़ी की घूंट भरकर प्याले की तरफ देखते हुए उन पर सवाल दागा था। एक खूब कमाने वाला आकर्षक पति, या एक आला दर्जे का रुतबेदार अफसर, अथवा जीवन भर विभिन्न कोणों से हर वक्त विचार करते रहने वाला एक चिंतक। एक औरत इनमें से किसके साथ जीवन सुख से बिता सकती है, बताएंगे आप? एक बहुत ही अहम सवाल मीता ने राखाल बाबू से पूछ लिया था, जिस सवाल का उत्तर वह स्वयं अपने आप को कई दिनों से नहीं दे पा रही थी। वह पेशोपेश में थी, क्या सही क्या गलत, किसे चुने किसे न चुने। राखाल बाबू को वह बहुत अच्छी तरह समझ गई थी। जानती थी अगर वह उनकी ओर बढ़ेगी तो वे इनकार नहीं करेंगे, बल्कि खुश ही होंगे। विजय ने तो उस दिन सिनेमा हॉल में लगभग स्पष्ट ही कर दिया था कि मीता जैसी प्रतिभाशाली फैशन डिज़ाइनर उसे मिल जाए तो वह अपनी निजी फैक्ट्री डाल सकता है, और जो काम वह दूसरों के लिए करता है वह अपने लिए करके लाखों कमा सकता है। और राकेश, वह लिखित परीक्षा में आ गया है, साक्षात्कार में भी चुन लिया जाएगा। मीता जानती है, लेकिन इन तीनों को लेकर उसके भीतर एक सतत द्वंद्व जारी है। वह तय नहीं कर पा रही कि किसके साथ वह सुखी रह सकती है, किसके साथ नहीं। बहुत देर तक चुपचाप सोचते रहे राखाल बाबू, अपनी आदत के अनुसार गर्म कॉफ़ी से उठती भाप ताकते हुए अपने भीतर कहीं डूबे रहे देर तक, जैसे भीतर कहीं शब्द ढूंढ रहे हों। मीता, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि इनमें से औरत किसके साथ सुखी रह सकती है, महत्वपूर्ण यह है कि इनमें से कौन है जो औरत को सचमुच प्यार करता है और करता रहेगा। औरत सिर्फ एक उपभोग की वस्तु नहीं है मीता, वह कोई व्यापारिक उत्पादन नहीं है, न वह दफ्तर की महज एक फाइल है जिसे सरसरी नज़र से देखकर आवश्यक कार्रवाई के लिए आगे बढ़ा जाए। जीवन में हर किसी को सब कुछ तो नहीं मिल सकता मीता, अभाव तो बने ही रहेंगे जीवन में। ज़रूरी नहीं है कि अभाव सिर्फ पैसे का ही हो। दूसरों की थाली में अपनी थाली से हमेशा ज़्यादा घी किसी न किसी कोण से आदमी को लगता ही रहेगा। ऐसी मृग तृष्णा के पीछे भागना मेरी समझ से पागलपन है। सबको सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ अलग मिल जाए तो हमें संतोष कर सीख लेना चाहिए।
जहाँ तक मैं समझता हूँ, आदमी के लिए सिर्फ बेतहाशा भागते जाना ही सब कुछ नहीं है। दिशाहीन दौड़ का कोई मतलब नहीं होता। अगर हमारी दौड़ की दिशा सही है तो हम देर सवेर मंजिल तक भी पहुँचेंगे और सही सलामत व संतुष्ट होते हुए पहुँचेंगे। वरना एक अतृप्ति, एक प्यास, एक चटपटाहट, एक बेचैनी जीवन भर हमारे इर्द गिर्द मंडराती रहेगी और हम सतत तनाव में जीते हुए बेचैन मौत मर जाएंगे। मैं नहीं जानता कि तुम मेरी इन बातों से किस सीमा तक सहमत होगी, पर मैं जीवन के बारे में कुछ ऐसे ही सोचता हूँ। और मीता को लगा कि वह जीवन के सबसे आसन संकट से उभर गई है। उसे वह महत्वपूर्ण निर्णय मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी। एक सतत द्वंद्व के बाद उसका मन एक निश्चल झील की तरह शांत हो गया और जब वह रेस्तरां से बाहर निकली तो अनायास ही उसने अपना हाथ राखाल बाबू के हाथ में पाया। उसने देखा वे उसे एक स्कूटर की तरफ खींच रहे हैं। चलो बस तो मिलेगी नहीं, तुम्हें घर छोड़ दूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।